की कहानी। उड़ान की कहानी। रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। और मैं हूँ रत्ना, आप सभी का साथ देने आई हूँ आज की उड़ान की कहानी को लेकर। और उड़ान की कहानी हर महिला की कहानी। आज हम जानेंगे समाज में ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो कुछ ऐसे पद पर पहुँच चुकी हैं, और उस पद पर पहुंचने के बाद हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे उनकी चुनौतियों के बारे में, क्योंकि हर महिला की एक कहानी होती है। हर एक चुनौतियों के साथ वे आगे बढ़ती हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हो। उसको पार करती हुई, मुस्कुराती हुई आज वो उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पर उनका एक नाम है। तो चलिए आज एक बार फिर उड़ान की इस कहानी को हम जानेंगे, पर शुरू करने से पहले हम ज़रूर कुछ पंक्तियाँ जोड़ना चाहेंगे यहाँ पर कि उड़ चले हैं सपनों के साथ, उड़ चले हैं सपनों के साथ, मंजिल तय नहीं की, हमने तो आसमान चुना है। किसी हद में खुद को बांधना नहीं चाहते, किसी हद में खुद को बांधना नहीं चाहते, हमें तो उस उड़ान के हर जर्रे का आनंद लेना है। तो चलिए एक और ऐसी कहानी, एक और ऐसी स्ट्रॉन्ग महिला आज हमारे मंच पर, हमारे इस मंच पर आई हैं। और उन्होंने हमारे साथ कई सारे प्रोग्राम किए हैं, पर जैसे कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम को हम इस वक्त फेसबुक पर लाइव फॉलो कर पा रहे हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात आज हम करवाते हैं एक ऐसी लेखिका के साथ, एक ऐसी कवयित्री के साथ, एक ऐसी वक्ता के साथ, और साथ ही साथ वे हिंदी प्रचारिका भी हैं, और वे हैं डॉक्टर सुरीति रघुनंदन जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुरीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते रत्ना जी, और मुझे देखने वाले सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने मुझे अवसर दिया बातचीत करने का। ये तो जैसा लगता है कि अतीत की खिड़कियों से झांकने का एक अवसर मिला है। बिल्कुल। और मैं जानती हूँ सुरीति जी, आपका भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, और इस बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, और आज के इस कार्यक्रम में आप आए हैं। और जैसे कि हमारे दर्शकगण अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतनी सारी पुस्तकें रखी गई हैं, आगे में आप देख पाएंगे अभी थोड़ी ही देर में। और ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये डॉक्टर सुरीति ने अपने हाथों से लिखी हैं। तो इन सभी पुस्तकों से में से हमें आज कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज की इस कहानी को हम शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर सुरीति, आज हम इस बात से पहले शुरुआत करेंगे कि आपने लेखन को ही क्यों चुना, लेखन की आपकी शुरुआत कैसे हुई, और किस उम्र से आपको इसमें रुचि जागी है? जी रत्ना जी, और ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है, और इसका उत्तर देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। फिर से बाल काल में मैं चली गई हूँ। मैंने 14 वर्ष की उम्र में, जबकि बच्चों को इतना ज्ञान भी नहीं होता है कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, मैंने यात्रा संस्मरण लिखा था। ओके। मैं अपने मामा जी के साथ गई थी कुल्लू मनाली घूमने के लिए। और आने के बाद मैंने एक 7-8 पृष्ठों का एक यात्रा संस्मरण, जबकि उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि ये यात्रा संस्मरण है जी। तो जब मैंने वो लिखा, उसके बाद वो पृष्ठ भी कहाँ गए, क्योंकि उतने संभालने की, सहेजने की उतना जागृति नहीं होती है। सही। तो वो एक मैं कह सकती हूँ कि 14 वर्ष की उम्र से मेरा शुभारंभ हुआ। फिर धीरे धीरे लिखती रही। ये भी एक डर था कि घर में पता लग जाएगा, कि पता नहीं घर में डांट ना पड़े। तो लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में मेरी बड़ी दीदी अलका, स्वर्गीय अलका सिंह, उन्होंने देखा मेरी डायरी को। बहुत डर लगा कि कहीं डांट ना पड़े, पर मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, बहुत हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहे। और 19 वर्ष की उम्र में मैंने काव्य गोष्ठियाँ, शुरुआत की काव्य गोष्ठियों की आगरा से। मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ रहते थे, और उनकी एक ही शर्त रहती थी कि आपके अंक कम नहीं आने चाहिए। आप कहीं भी जाना चाहोगे मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन शर्त यही है, पढ़ाई में पीछे नहीं। पढ़ाई में पीछे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने अपना धर्म निभाया, उनका जो वादा मैंने उनसे किया था, मैंने उनसे वादा निभाया। और लगभग पढ़ाई के साथ साथ मैं कवि गोष्ठियों में, मुशायरों में
और कवि गोष्ठियों में, बड़े सम्मेलनों में मैंने डॉक्टर नीरज जी के साथ पढ़ा है, बशीर बद्र जी के साथ मुशायरे पढ़े हैं। तो ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया। और ये कहते हुए बहुत खुशी होती है जब आप पाठ्यक्रम के अतिरिक्त आप ये इस तरह के सृजन करते हैं जी। तो जब इंटरव्यू देने की बारी आती है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आत्मविश्वास होता है। सही बात। तो ये कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मेरे साथ की जो मेरी सहपाठी थे लोग, बच्चे थे, वो लोग पिकनिक जाते थे या कहीं और फिल्म देखने, उस वक्त मैं अपना समय जो है पुस्तकालय में व्यतीत करती थी। और कहीं कहीं मुझे सुनने को मिलता था ये तो किताबी कीड़ा है, हाँ। पर उसने मुझे बहुत लाभ दिया। मेरे ग्रुप में सबसे पहले नौकरी मेरी ही लगी थी, क्योंकि इंटरव्यू मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, डर लगा ही नहीं, क्योंकि मैं हजारों लोगों के सामने मैंने काव्य पाठ किया था। तो वो जो फोबिया तो था ही नहीं, भीड़ से डर तो बिल्कुल जैसे था ही स्टेज नहीं। फियर नहीं था, स्टेज फोबिया फियर बिल्कुल नहीं आप था। निकल चुका था। जी। और आप एक तरह से पूरे जैसे कहते हैं ना जोश के साथ, जोश के साथ, confidence डर नहीं था, क्योंकि 10-15 लोग तो कुछ में नहीं होते जब आपने लाखों लोगों के सामने मंच पे आप पढ़ चुके हो। बिल्कुल। तो वो एक बहुत खूबसूरत यात्रा रही। मैंने इसी तरह से आगे मैं बढ़ती रही। शुरुआत मेरी हुई, लेकिन मुझे साथ मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल जानेंगे कि किन किन लोगों का सहयोग रहा था इस यात्रा में। वैसे आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की सुरीति जी? जी, मेरी पैदाइश आगरा से है, भारत में उत्तर प्रदेश, आगरा ताजमहल की नगरी, बिल्कुल। और कवि और लेखकों की नगरी, सही बात। और वहीं से हिंदी मेरी प्रेमियों की नगरी। हिंदी प्रेमियों की नगरी, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ से मेरा ये बहुत सौभाग्य रहा कि मैंने MA हिंदी किया, BEd किया, डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, और उसके बाद PhD भी मैंने गीतों पर की थी, वीरेंद्र मिश्र जी के गीत। जी जी। क्योंकि मैं खुद लिखती थी जी। मैं खुद लिखती थी, और उस वक्त जब मैंने PhD की तो वो मेरे लिए एक काम नहीं था, आपकी रुचि थी? मेरी रुचि थी, मुझे आनंद आ रहा था। जी। PhD मेरे लिए, शोध कार्य मेरे लिए आनंद का विषय था। सही बात। तो मैंने 2.25 साल में PhD पूरी कर ली थी। ये अपने आप मतलब एक तरह से ये बहुत ही बड़ा एक आपने कह सकते हैं कि चैलेंज था मेरे लिए। मैं because 18 PhD कंप्लीट घंटे, करना बिल्कुल। 2.5 साल में 2.25 साल से लगभग मैंने पूरी कर ली थी। लेकिन वही बात है कि हमें ये था कि हमें डॉक्टरेट पहले लगाना है, पहले डॉक्टर सुरीति बनना है, उसके बाद पहले कुछ बनना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा। तो एक तरह जी, से जी। आपने जितना भी आपने इसमें योगदान दिया, आपने जितना भी अपना सैक्रिफाइसेस की, उसका आपको फल मिला। बिल्कुल। आगरा से मेरी शुरुआत हुई थी, पढ़ाई सारी वहीं से हुई PhD तक की, और काव्य की शुरुआत भी इसी से हुई। वहीं से। जैसा कि मैंने बताया कि आगरा में NSS होता है, जिसमें राष्ट्रीय सेवक होता है। जी जी। तो वो उसके कैंप लगते थे। पहली कविता मैंने वहाँ पर पढ़ी थी। उस समय आपकी उम्र कितनी रही होगी सुरीति जी? लगभग 16-17 साल। ओहो, यानी हाँ। उस समय में तो कहाँ किसी को पता होता कि भाई कविता लिखनी है खुद। मैंने जिंदगी पर लिखी थी, क्योंकि जब कैंप लगते हैं उसमें एक हर शाम पिछले 2-3 जो घंटे होते हैं उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जी जी जी। तो उसमें कहते थे, तो मैं बहुत डर के खड़ी हुई और चलो सुरीति सुनाओ। तो मुझे डर लग रहा था कि पहली बार, और मैंने पढ़ा। तो उसके बाद हमारी डॉक्टर नसरीन बानो थी, हमारी उर्दू की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो अध्यक्ष थी, और हमारे हिंदी की थी। उन्होंने बोला कि सुरीति बेटा, तुम मेरे तो नेता वाले गुण हैं। ओहो। क्योंकि जिस तरह से हम बोलते थे उस वक्त मैंने नहीं बोलना भी, मैं समझती हूँ कि चलिए कोई भी चीज़ को पढ़ना, उसे प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक गुण होता है। क्योंकि कई बार होता है कि पढ़ तो सभी लोग लेते हैं, लिख तो सभी लोग लेते हैं, पर उसमें एक जैसे कहते हैं ना, एक चलन होता है, एक बात करने का ढंग होता है, एक अंदाज होता है कि सामने वाले को भी मतलब अटेंटिव बना देते हैं कि अरे ये तो कुछ बोल रहे हैं, रुको हम उसे ठीक से सुने। बिल्कुल। तो वहाँ से जो हमने शुरुआत की, हर सप्ताह मेरे पिताजी लेकर जाते थे गोष्ठियों में। हाँ। आप यकीन नहीं मानेगी, 3-3 घंटे बाद हमारा नंबर आता था। ओहो, इतने कवि होते थे। हाँ, बिल्कुल। तो पर हर बार हम नया सीख कर आते थे जी। फिर हर बार चैलेंज होता था, अगले सप्ताह जब गोष्ठी में जाएंगे तो नया कुछ सुनाएंगे। बिल्कुल। तो सुना हमने काफी, सुना भी, पढ़ा भी। तो आजकल के जो आज ये सोचते हैं कि रातों रात हम कुछ मिल जाए, शॉर्टकट अपनाते हैं,
हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और नहीं, उसका सही ही बात है। उसमें हमने सीखा, बहुत सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग बस देखते थे कि मैं आपको बताऊं, मैं हॉकी भी खेला करती थी। मैं इससे वही पहले पूछने वाली जी। थी कि आपकी और कौन कौन सी रुचियां हैं, जैसे पढ़ने और लिखने के अलावा आपके और कौन कौन से शौक रहे हैं? जी, हॉकी में लगभग 7-8 साल से क्लास 7th में थी, तब से खेलती थी। तो उसके बाद हॉकी के साथ साथ, लेकिन मेरा खेलती ज़रूर थी, लेकिन मेरा रुझान लेखन चुप चुप के करती थी। ओके। तो जब इसका पता लगा तो हॉकी की जगह कलम हाथ में आ गई। उसके बाद हॉकी मैंने छोड़ दी थी। लेकिन उसमें जो सीखा हमने हॉकी खेलते हुए, टीम स्पिरिट क्या होती है, वो किस तरह से आपस में सामंजस्य, वो भी चीज़ बिल्कुल जीवन में कोई भी सीखा हुआ कभी भी बेकार नहीं जाता। सही बात है, क्योंकि हर एक पहलू में कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्समैनशिप वाली जो फीलिंग होती है, ये होनी बहुत आवश्यक है। 13-14 साल की उम्र में मुझे याद है कि मेरे घर में 4 साढ़े 4 बजे सब सो रहे होते थे। मैं उठती थी अकेले, किसी को उठाती नहीं थी। अब बास्केट रेडी की और साइकिल लेकर निकल गए। हॉकी हमारे पास रहती थी, बिल्कुल लगता ही नहीं था। वहाँ से बैग लेके जाते थे, स्टेडियम से सीधा स्कूल से घर। बस हमारे पास उस वक्त भी समय सारणी थी। सही बात कि कितना पढ़ना है, कितना लेखन करना है, कितना क्या करना है। तो वो चीज़ एक रात में नहीं आती। सही बात है। मेरे पिताजी फौज में थे, तो एक डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे घर में शुरू से था। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैंने बताया, पिताजी ने कहा कि आप लिखो, मैं आपके साथ में हूँ, लेकिन आपके अंक कम नहीं आने चाहिए, पढ़ाई से कोई सेक्रीफाइस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाई एक तरह का आपका जो बेस है, जो नींव है, वो तैयार हो रही है। आप चाहे अपने शौक सारे रखो, लेकिन वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना पढ़ाई चाहिए। में नहीं। बिल्कुल। रात के हम 2-3 बजे भी आते थे मुशायरे करके, कभी समय, लेकिन आकर दूसरे दिन छुट्टी नहीं करते थे। सही बात है, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई देर रात तक आए हैं तो चलो कल छुट्टी मार लो कल। पिताजी भी ऑफिस जाते थे, मैं भी अपने कॉलेज स्कूल जहाँ मैं जाती थी। जी। और आपने जैसे आगे चलकर लेखन को ही क्यों अपना करियर चुना? मतलब आप कुछ भी चुन सकती थी एज अ टीचर, या वैसे आप टीचर भी हैं। वैसे हमारे श्रोताओं को ये भी बता दूं कि सुरीति जी एक शिक्षिका भी हैं, पर उन्होंने लेखन को ज़्यादा प्राथमिकता दी है। तो ऐसा आपने क्यों चुना? दरअसल लेखन मेरे लिए आनंद का विषय रहा है। और जब मैंने देखा कि बहुत लोगों के पास भावनाएं तो सभी के पास होती हैं, लेकिन अभिव्यक्त, जैसे नीरज जी ने कहा भी है कि मानव होना भाग्य है और कवि या कवित्री होना सौभाग्य है। सही बात है। तो हम उस ऊपर वाले को, कुदरत को शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें कलम पकड़ाई। बिल्कुल। तो एक कलम पकड़ने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। सही बात है। तो ये मेरे लिए आनंद का विषय है। और जब आप किसी काम को आनंद लेते हुए करते हैं तो वो उसमें थकान नहीं होती। सही बात, बहुत ही बड़ी बात कही। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है ना कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम में जो ताकत है वो तलवार में भी नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ। हाँ जी। विचारों से आप धन कमा सकते हैं, धन से विचार नहीं। सही बात, बहुत ही बड़ी बात है। बहुत जिन्हें समझ में आती है ये बातें, उनको बिल्कुल कहेंगे कि बहुत ही प्रशंसनीय बातें हैं। और सच में विज्ञान, ये जो हम कहते हैं ना ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और अगर आपको सहारा मिलता है, आपको सहयोग मिलता है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे हम लेखन की बात करते हैं, तो आप यहाँ पिछले कितने वर्षों से हैं सुरीति जी? रत्ना जी, मैं पिछले 20 वर्षों से हूँ। हाँ। और आपने यहाँ पर जैसे मॉरिशस को लेकर भी आपने कुछ लिखा है? जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि हमारी ये किताब, हमारे वृज्जन हमारी शक्ति, ये मॉरिशस में ही इसका विमोचन हुआ था। ओहो 2004 में मैं आई थी जी। और यहाँ के समाज कल्याण मंत्रालय में उस वक्त मिनिस्टर लॉटन थे। हाँ। उनके हाथों ये विमोचन हुआ था। मैं भारत से एक वरिष्ठ नागरिक समूह के साथ, RAI के साथ आई थी। अच्छा। और सभी वृद्धजन थे उसमें, और मैं एक लेखिका के रूप में आई थी। जी। तो ये जो किताब है, ये किताब जो है, ये मैंने ओल्ड एज होम से बहुत समय व्यतीत किया।
उसके बाद ये यथार्थवादी कहानियां हैं इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब जो कहानियां घट चुकी हैं हाँ मॉरिशस में, बिल्कुल, जो उनको मैंने लेकर। नहीं ये है मॉरिशस में, तो मैं इसका विमोचन हुआ था। अच्छा। भारत में जितने ओल्ड एज होम्स थे वहाँ हाँ। पर मैं समय उन लोगों के साथ बिताया, उसके बाद ये कहानियां मैंने लिखी। जी, जी, लेकिन जो प्रारंभ में होता है हाँ, हाँ। इसका विमोचन यहाँ होना था। हाँ, हाँ। और ये एक किताब पहली किताब मेरी रही, हाँ। और इसकी वजह से फिर मैं यहाँ पर अब तो 20 वर्ष हो गए हैं मुझे। चलिए, और वैसे तो आपने धीरे धीरे करते हुए कई सारी किताबें यहाँ पर हमने देखा है, जी, कई जी। सारी पुस्तकें हैं, जी। और इनमें से कई सारी ऐसी भी हैं जिनमें उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, छोटी छोटी कथाएं भी हैं, और साथ ही साथ चाय की चुस्की करके भी एक पुस्तक जो आपने यहाँ पर रखी है, जी, मैंने जी, देखी, जी, बहुत ही बिल्कुल, मज़ेदार पुस्तक, बिल्कुल। और बिल्कुल ये छोटी चाय छोटी की चुस्कियाँ हाँ और जी, तुम। ओहो। तो हम भारतीय होने के नाते चाय को तो हमें जिंदगी का दूसरा नाम हमें लगता है चाय। तो चलिए, उनकी इसी पुस्तक में से ली गई कुछ पंक्तियां हम उनसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। डॉक्टर सुरीति जी, आज चाय की चुस्कियां, वैसे दोपहर का समय है और इस समय हम प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर, तो आज के इस कार्यक्रम में आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, शुरुआत हम करते हैं चाय की चुस्कियाँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि चाय हमारे लिए, खास तौर पे मूलतः भारतीय होने के नाते, हाँ। चाय हमारे जीवन का दूसरा नाम है। सही बात। चाय किसी भी वक्त हम पी सकते हैं। सही बात, चाय पीने के लिए कोई समय कोई नहीं होता। समय नहीं है, कोई मौका नहीं है जी। तो इसी वजह से मैं आपको सुनाती हूँ। थकावट हो तो चाय पीजिए, अगर आपको किसी से मिलना हो तो चाय पीजिए, बिल्कुल, मसले हल करना हो तो चाय पीजिए। सही बात। तो उसी में से मैं आपको सुनाती हूँ चुस्की। जी। दोस्तों वाली चाय, आहा। दोस्तों वाली चाय बहुत याद आती है, कुछ उसकी कुछ अपनी दास्तानों की रवानी में। चाय के वो दौर, बातों का सिलसिला उसका ना था और ना था छोर, बातों का सिलसिला उसका ना था और ना था छोर। अपनी वाली कड़क चाय पीती हूँ, अपनी वाली कड़क चाय पीती हूँ, पर अक्सर अकेले में, पर अक्सर अकेले में। कई मसले चाय की चुस्की के साथ हल किए, कई मसले चाय की चुस्की के साथ हल किए। कई रिश्ते हर घूंट के साथ गहरे हुए। ओहो। कई रिश्ते हर घूंट के साथ गहरे हुए। जनाब जनाब चाय तो बहाना हुआ करती है, आईने के सामने बैठ पीने लगी हूँ चाय, आईने के सामने बैठ पीने लगी हूँ चाय। किसी के साथ होने का एहसास होता है, किसी के साथ होने का एहसास होता है। ये थी चुस्कियाँ। ओहो, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गहरी बातें, और सच में जैसे हम हमेशा मायूस हो जाते हैं। कई बार ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहाँ पर हमें अकेलापन महसूस होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कोई ऐसी उम्र में पहुँचने के बाद, खासकर मैं समझती हूँ कई सारी महिलाएं जब 45-50 वर्ष के ऊपर हो जाती हैं तो उनको लगता है कि भाई अब हमें कोई पूछता नहीं है। कई बार साथी छोड़ जाता है, कई बार बच्चे अकेले छोड़ जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मायूस हो जाती हैं कि हमें लगता है कि अब ज़िंदगी बस कहते हैं ना कि एकदम ख़त्म होने के चौराहे पर है। पर आज जब आपने ये कहा ना कि आप चाय का कप लेकर आईने के सामने बैठकर चाय पीती है, तो लगता है कि कोई तो है हमारा साथ। अपने आप हैं। बिल्कुल, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप अपने आप के साथ दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको खुद का दोस्त बनना आता है, आप कभी मायूस नहीं हो, कभी मायूस नहीं होंगे, कभी अकेलापन नहीं लगेगा आपको। जैसे लोग कहते हैं कि अरे हम तो बोर हो जाते हैं अकेले, आपको उस बोरियत को आनंद में परिवर्तित करना है। बहुत जब आप अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे, अपने साथ रहना पसंद करेंगे, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि ये एक जिंदगी का कटु सत्य है कि वक्त आने पर सब अपने अपने मकसद हल करके आपको अकेला छोड़ के उड़ जाते हैं, निकल जाने हैं। तो जितनी जल्दी आप इस सच्चाई को समझ लेंगे, आपके लिए खुश रहना उतना आसान हो जाएगा। और मैं समझती हूँ अकेलापन, अगर आप उसको अकेलापन मानेंगे तो अकेलापन नहीं होता है, लेकिन एकांत के साथ आप अपने आप के साथ खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहकर। और बहुत लोग होंगे आपके आसपास ही होंगे, कभी कभी एक छत के नीचे भी होते हैं,
सही कि आप उनसे वो समझना नहीं चाहते और आप उनको समझा भी नहीं सकते। सही बात। तो ठीक है, हम कब तक किसी को समझाएंगे। और आप अपने आप को, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका सपना है जीवन का, क्योंकि देखिए रत्ना जी, एक सीधी सी बात है, जीवन में हम सभी अकेले आए हैं और हमको अकेले जाना है। सही बात। तो इस जन्म में जो आपके सपने हैं, जो आप करना चाहते हैं, कृपया करके उसके लिए समय निकालिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हर महिला को कहीं ना कहीं जब ऐसा लगे कि अब वो निवृत्त हो चुकी हैं, अब वो अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकालती हैं। मुझे लगता है कि कई बार महिलाएं सोचती हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। अरे आप ये भी तो सोचिए, बच्चे बड़े हो गए, आपकी भी तो उम्र ढलान पे होगी ना। बिल्कुल सही। बच्चे अपनी जगह बढ़ते होते रहेंगे, जिम्मेदारियां ठीक है अपनी जगह, लेकिन अपने आप को ना भूलें। सही बात। फिर क्या होता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। सही बात। और उस समय शरीर में उतनी ताकत नहीं रहती। सही बात है। इसलिए ज़िंदगी में मेरा अपना ये मानना है, सब कुछ ज़िंदगी में साथ साथ चलता है, कोई साथ दे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, एकला चलो रे। तो एकला चलने की आपको इतना क्षमता पैदा करनी होगी अपने में कि कोई साथ आए उसका भी स्वागत है, अगर कोई ना आए आप अकेले ही बढ़ते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप मायूस ना हो, मायूस ना हो। कभी निराश ना हो। कोहरा देखकर जो लोग रुक जाते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। आपने देखा होगा, कोहरा है, आप चलते गए आपको रास्ता दिखता चला जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे अगर आप कोहरे का छटने का इंतजार करेंगे तो ना तो कोहरा कभी जिंदगी का छटता है, आपका समय निकलता जाएगा, ये अलग से। तो इसलिए बस बढ़ते जाओ। बिल्कुल। और ऐसे ही आगे बढ़ती गई सुरीति जी, तो ज़रूर हम जानेंगे सुरीति जी, इस आगे बढ़ने के चक्कर में आपने भी तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया होगा। बिल्कुल। तो आज हम ये भी ज़रूर जानेंगे कि आपके चेहरे की ये जो मुस्कुराहट है, इसके पीछे आपने कितने दर्द झेले हैं। बिल्कुल। देखिए, ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी अपनी ज़िंदगी एक बहुत मुश्किल दौर से आप गुज़र रहे होते हैं, लेकिन आप जता नहीं सकते, आप किसी को कह नहीं सकते। चार्ली चैपलिन ने भी कहा था, जबकि हम सभी जानते हैं कि वो हमेशा ही हंसते मुस्कुराते रहते थे, दुनिया को हंसाते थे। बिल्कुल। लेकिन आपके वो फिर भी नृत्य करते थे। आपकी ज़िंदगी कितनी मर्जी प्रेशर में हो, लेकिन वो बाहर निकलने से पहले एक मुस्कान चिपका लीजिए, क्योंकि हंसते के साथ पूरी दुनिया हंसती है। आप रूठे के साथ कोई नहीं, दुख के साथ, आपके रोने के साथ कोई नहीं रोता है। सही बात। ये एक सच्चाई है। बिल्कुल। कुछ भी हो जाए, मेरी ये पुस्तक लगभग 2017 में 2 पुस्तकें आई थी, अपनी अपनी मंजिलें। इसके प्रारंभ में ही मैंने एक बात कही थी कि अपने जो भी जिंदगी में जीवन ने जो दिया उसे स्वीकार किया मैंने। जीवन ने जो दिया उसे स्वीकार किया मैंने, संघर्षों को भी सदा प्यार किया मैंने। कर्म ही पूजा है, विकल्प न दूजा है। कर्म ही पूजा है, विकल्प न दूजा है। अवसर स्वयं बनाए, उनका ना इंतजार किया मैंने। तो अपनी अपनी मंजिलें, अपना अपना आकाश। बिल्कुल। आकाश के आगे और भी कई आकाश अपना बनाइए, उड़ान अपनी है। बिल्कुल। तो सपने आपके हैं, तो संघर्ष भी जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल सही। आपके स्थान पर कोई और संघर्ष नहीं करेगा। सही बात है, बिल्कुल तो सही। मैंने बोला कि संघर्ष, हाँ जी, बहुत संघर्ष रहे। और जब आपको संघर्ष जो हैं वो आपको निखारते हैं। जैसे कि अगर मैं एक गृहिणियों का उदाहरण देना चाहूँ, कि आप प्रेशर कुकर का उदाहरण देती हूँ, तो कितना प्रेशर बनता है आप जानते हैं। कितना प्रेशर होता है, कुछ भी पकता है जी, कुछ सृजन हो रहा होता है, पक रहा होता है जी, खाने योग्य बन रहा होता है। लेकिन प्रेशर कुकर होता है, सीटी बजाता है मस्ती में। बिल्कुल। तो वही एक चीज़ है, कुछ भी हो, कितनी भी आग लगी हो, बस मस्ती में सीटी बजाओ, अपने आनंद लो। सही बात है। जीवन का ये हमारी जो आत्मा है, उसका अंतिम सत्य आनंद है। बिल्कुल। हम सभी आनंद की खोज में रहते हैं, और अगर कोई आपके आनंद को बिल्कुल काटने की कोशिश करे या आपके कर्म के बीच में आए, तो ये मुझे कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक लोगों से जितना आप दूरी बना के रखें उतना अच्छा है।
मतलब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप सही दिशा में हैं, सही आप राह सही पर दिशा हैं, में हैं, बिल्कुल। तो बस हिम्मत के साथ, क्योंकि दुनिया को खुश करने के पीछे भागेंगे तो आप खुद को दुखी करेंगे, क्योंकि सही बात। दुनिया कभी खुश नहीं होती, किसी चीज को लेकर खुश आप नहीं चुप होती। रहेंगे तो वो कहेंगे देखो कितनी घमंडी है, चुप रहती है, बात ही नहीं करती। सही बात है। जब आप बात करेंगे अरे ये तो बोलती ही मुंह फट रहती है, वो फटा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसलिए दुनिया का काम बोलना है। सही बात। तो उनका काम करना दीजिए, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। सही बात। तो इसलिए लोगों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो बोलेंगे ही। सही बात है। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति जीवन में आई, मैं समझती हूँ कई सारी महिलाएं ये सोचकर भी आगे नहीं बढ़ पाती कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो मैं इस बात पर बहुत ज्यादा बल देती हूँ। वो लोग सोचते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचेंगे। सही बात। और मैं हमेशा इस बात पर बहुत ज्यादा बल देती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी आप सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस बात को लेकर हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और जो हम क्या कर रहे हैं, और क्योंकि इस जीवन का देखिए, इस जीवन का जो सत्य है, हाँ, वो है आप इस धरती पर आए हैं, आप किसी उद्देश्य को लेकर आए हैं, आपको कोई ना कोई किरदार निभाना है। सही बात। कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान आता है, उसका कोई एक मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ पशुओं का कोई मकसद नहीं होता है। ट्रू। अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो उसको आप कोशिश करिए कैसे क्या आप दे सकते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना, बिल्कुल सकारात्मक रहना, है ना। क्योंकि लोग नहीं बदल सकते, लोगों को बदलने के चक्कर में आप अपने जीवन का बिल्कुल आप उस बिंदु पर आ जाते हैं कि आप खुद भी कुछ नहीं कर पाते। कम से कम इतना हमें लोगों को अनुमति नहीं देनी है कि आपके सपनों को तोड़ सके, क्योंकि सपने आपके हैं, या आपको रूल कर सके, या आपको अपने इशारों पर नचाए। बिल्कुल, उनको ये अनुमति हमें नहीं देनी। आपका अधिकार बनता है कि कोई आपका इस जीवन को आपको व्यवधान ना डाले। बिल्कुल सही। और डॉक्टर सुरीति जी, आप साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र के साथ भी जुड़ी हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ने के बाद आपने क्या क्या अनुभव किया है? जी बिल्कुल, मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं कुछ वर्ष मैंने भारत में भी पढ़ाया, उसके बाद यहाँ भी कई जगह पे मैंने काफ़ी सालों तक एज अ सप्लाई टीचर मैंने काम किया है सरकारी उसमें। फिर उसके बाद बैठका में भी, और जहाँ जहाँ मुझसे मेरी सेवाएं मांगी जाती हैं मैं कभी मना नहीं करती हूँ। बिल्कुल। तो मैं बीसी से भी पिछले 20 वर्षों से, जब से आई थी 2005 में विवाह करके आई थी, तब से लेकर आज 2025 हो गया, तब मैं लगातार MBC से रेडियो टीवी, जहां आप लोग मुझे प्यार और मोहब्बत से बुलाते हैं, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। बिल्कुल, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलता है। और बिल्कुल मैं समझती हूँ हर प्रोग्राम में मैं ऐसा मानती हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ आप जैसे बहुत वरिष्ठ लोग, और जैसे कैसे कह सकते हैं कि एकदम लर्नड पीपल आते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सुरीति जी कि आप कि इस यात्रा में आपको किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है अब तक के लिए? जी बिल्कुल, इस यात्रा में शुरुआती मैं कहूँ कि मेरे माता पिता बहुत सहयोग, जैसे कहते हैं ना, बुनियाद तो वही है। बिल्कुल, बुनियाद है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था, और कई परिवारों में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों में बहुत भेद करते हैं। सही बात। और हमारी परवरिश इस तरह से हुई है कि हम ये नहीं कहते कि हमें लड़का होना चाहिए, हम लड़की बन के भी बहुत खुश हैं। बिल्कुल, बेटा जैसे हैं, बेटे नहीं कहेंगे, लड़की हैं, लेकिन हम वो सब काम कर सकते हैं कि अगर जो जिम्मेदारियां हमारे माता पिता ने हमें सिखाई, और वो पालन पोषण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। सही, हमारे माता पिता ने हमें बहुत हर चीज़ में सक्षम बनाया। बाहर काम, बैंक के अपने आप काम करो, सब काम अपने, बाहर के, घर के, बिल्कुल हम लोगों को इस तरह से बनाया है कि हम अगर बाहर जाते थे तो बाहर के काम भी निपटा के आते थे, घर में है तो हमें रोटी भी बना सकते हैं, हम घर के पूरा काम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है कि आप घर की परवरिश कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। झुकना, मैंने बोला कि हमारे घर में सब बंदूक चलाने वाले यानी कि फौज में थे। हाँ। लेकिन मेरे पिताजी अक्सर कहते थे पता नहीं हमारे घर में कोई कभी लेखक नहीं था, मैं पहले ही थी जिसने कलम चलानी शुरू की। तो वो भी मैं अपने परिवार के लिए बहुत गर्व का अनुभूति हमेशा उनको होती थी कि ये लिखती है।
फिर मेरे काव्य गुरु रहे और शिव सागर जी, वो तो योगा गुरु थे, उनका मेरे को बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में बहुत सहयोग मिला जी। और मेरी PhD जिनके अंडर में मैंने की थी, डॉक्टर नीलम भटनागर, मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का दृष्टिकोण उनकी वजह से है। कि एक वक्त ऐसा आया था कि मेरे पिताजी कैंसर से जूझ रहे थे, उसी दौरान हमारा PhD का पहला चैप्टर लिखना था और उसी समय पर हमें आगरा से शिफ्ट होकर जाना था चंडीगढ़। तो वो ऐसा एक समय था कि मैं बहुत सकारात्मक रहते हुए पूरा घर हमने स्थानांतरित करना था, पूरी तरह बेचना था, सब कुछ सेटल करना था। उसी दौरान मुझे PhD का पहला पेपर लिखना था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग बहुत अनुशासित थे, कम समय में भी हम समय को बांटते हुए कैसे बहुत सफलतापूर्वक मैंने पूरा का पूरा, पिताजी तो बीमार थे, मेरी मम्मी और मैंने हमने पूरा घर शिफ्ट कराया। पिताजी को साथ साथ भी देखते रहे क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो वो बहुत परिस्थितियां ऐसी आई हैं मेरे जीवन में जब मैं कह सकती हूँ कि मैंने खुद की परीक्षा खुद ली। मैं कितने पानी में हूँ मुझे पता लगा। बिल्कुल। मतलब एक तरह से ये आपके जीवन की सही परीक्षा थी, सही परीक्षा। सारा कुछ बैलेंस करना और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को पूरा करना और परिवार को देखना और साथ ही साथ आपके पिता जो उस समय बिल्कुल कैंसर के इस दौर में थे। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने बोला कि हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि आपको पता है कि जब बेटियों का विवाह करना होता है पिताजी को सबको चिंता होती है। हमने कहा कि पिताजी हमारे लिए आप महत्वपूर्ण हैं, घर का लालच नहीं करिए, हमें आप चाहिए। और आप यकीन मानेंगी रत्ना जी, मेरे पिताजी PGI में उनका ट्रीटमेंट चला 1985 ऐसे 90 के दौर में, शायद 90 के दौर में। तो उनका डिटेक्ट जब हुआ था कैंसर, उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए। अच्छे इलाज की वजह से उनकी 10-15 साल उम्र बढ़ गई। हम लोगों ने उनको ये समझाया, पापा हमें आप चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो घर वहाँ से बेच के, क्योंकि शिफ्ट होना था, ये एक डिसीजन कई बार होता है ना कि हर मैं समझती हूँ हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर आपको एक छोड़कर एक को पकड़ना होता है। और उस टाइम पर अगर आपने कहीं भी, कहते हैं ना कि कहीं छोटी सी भी चूक हो जाती है ना, तो आपको हमेशा जिंदगी भर का एक पछतावा रह जाता है कि हमने गलत डिसीजन लिया। हम लोगों ने पिताजी को बहुत संभाला, हमने कहा कि पापा हमें आप चाहिए, हमें घर नहीं चाहिए। तो वो एक हमारा जो एक वो निर्णय था हम सब के लिए इतना अच्छा रहा कि पिताजी की उम्र 10-15 साल बढ़ गई। उस दौरान उन्होंने हम सब की जिम्मेदारियां पूरी की। और 2009 में मैं अंतिम बार उनसे मिली थी, तो बहुत प्रसन्न थे और कह रहे थे कि मुझे इतना गर्व है तुम्हारे ऊपर कि तुम कहीं भी जाओगी, तुम अपने जीवन को खींच लोगी। तुम वो मैं पूरी तरह से आश्वस्त फाइटर कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, अभी जब आप गृहस्थ जीवन में हैं और साथ ही साथ शिक्षिका हैं, लेखिका हैं और साथ ही साथ कई सारे ऐसे मंच को संभालती हैं, वैसे हम जानेंगे भी थोड़ी ही देर में, तो सुरीति जी हमें ज़रूर बताइए आप बैलेंस को मेंटेन कैसे करती हैं? जी, संतुलन कैसे बनाए रखती हैं? बिल्कुल रत्ना जी, देखिए जो आपका शौक होता है उसके लिए आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। सही बात। जब लोग बहुत लंबा समय तक किसी ऐसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं जिससे उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलता, बिल्कुल, उस वक्त मैं अपना काम करती हूँ। ऐसा नहीं है व्यवधान लोग नहीं डालते, व्यवधान बहुत व्यवधान होता है, लेकिन हमें एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। जब तक ये सपने मेरा है, मुझे देखना है, मैं सुबह 4 बजे उठ के करूँगी, मैं सुबह 5 बजे उठ के करूँगी, कि मेरे लिए क्या प्राथमिकता है। बिल्कुल। लोग सहयोग देते नहीं हैं, आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। बहुत बड़ी बात कही। लोग नहीं समझेंगे क्योंकि ये सपने आपके हैं ना, वो तो व्यवधान डालेंगे। बिल्कुल, आपको मेहनत करनी है, आपको करना है। या तो आप उनको प्रसन्न करिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा लोग प्रसन्न कभी नहीं होते हैं। तो आपको समय सारणी का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका शक्तियाँ कहाँ व्यर्थ हो रही हैं और कहाँ आप बचा सकते हैं। बिल्कुल है तो आपके पास 24 घंटे, सभी के पास 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में से 8-10 घंटे तो सोने में चले गए। सही बात। कुछ समय रह गया वो आपके यात्रा में चले जाते हैं, खाने पीने में निकल जाता है समय। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर आप थोड़ी जिम्मेदारी महसूस करते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर से मैं ये दोहराना चाहती हूँ, लोग आपको काटेंगे, लोग आपको कोशिश करेंगे, आपके सपने टूटते हुए कई लोगों को बहुत पसंद होते हैं।
आपके जीवन में बहुत कम लोग होंगे जो आपको ऊंचाई पर जाते हुए बहुत प्रसन्न होते हैं। सही बात है। तो ये आपको देखना है कहाँ आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि सपना आपका है, उनका सपना नहीं है। मान लीजिए अगर मैं अपनी बात कहूँ, मुझे लगभग 30, 35, 40 साल हो गए इस क्षेत्र में। व्यवधान भी बहुत आए, लेकिन मैंने, जैसा कि मैंने अभी पंक्तियाँ भी पढ़ी, मैंने किसी परिस्थिति को, किसी भी व्यक्ति को अपने लेखन के मध्य नहीं आने दिया, क्योंकि ये मेरा सपना था। अगर हमारे एक शब्द से किसी का जीवन बदल जाता है तो वो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बहुत ही बड़ी बात कही आपने, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आप ही को उठानी है। और दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या कहेगी, इन सारी चीज़ों को हम अगर ध्यान देंगे तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जब हम ये उड़ान की कहानी जो है वो महिलाओं के लिए विशेषकर हमने ये कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर महिलाओं की जो कहानी, महिलाओं की जो व्यथा है, महिलाओं की जो चुनौतियाँ हैं, उसे लेकर हम इस कार्यक्रम को साझा कर रहे हैं, जिससे कि हम समाज के सामने ये भी रख सके कि एक महिला अगर घर का काम करती हैं तो साथ ही साथ समाज में भी वो अपना एक बहुत ही बड़ा योगदान देती है, आर्थिक योगदान देती है, और साथ ही साथ वो घर को भी बांट कर, जैसे संभाल कर रखती हैं। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सुरीति जी कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है? जी, मुझे लगता है कि रत्ना जी, पहले तो मैं एक अपनी कविता पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। नारी पर ही। नारी, नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी, नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी, मत ललकारो मेरी शक्ति को, मौन की प्रबल अभिव्यक्ति को। अत्याचारी के लिए तलवार बनी मैं, अत्याचारी के लिए तलवार बनी मैं, सदा ही प्यार की धार बनी मैं। घृणा और ईश्वर के ईर्ष्या के तोड़ सभी बंधन, स्नेह वीणा की मधुर तार बनी मैं। नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी। उठो उठो बड़ो डरो मत, उठो बड़ो डरो मत, रुको मत चलती रहो, रुको मत चलती रहो, अपने लक्ष्य को पहचानो, तुम में छिपी असीमित शक्तियाँ, छिपो नहीं, आत्मबल को जानो, जागो नारी अब जागो, यह मंत्र कंठस्थ करो तुम, नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी। कोमल देह की स्वामिनी हो, भावों से भरी हिरनी हो, भावों से भरी हिरनी हो, मस्तिष्क की भी खिलाड़ी बनो, हृदय से बहुत ले लिए निर्णय, छला तुम्हें दुनिया ने, छला तुम्हें दुनिया ने। अब तो आंखें खोलो, आंसू पहुँचो स्वयं के, ना किसी कंधे की तलाश करो, स्वयं को संभालो, बोलो अपनी पीड़ा को, स्वयं को प्रेरणा गीत सुनाओ, यही कहती रहो, नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी। अंतिम पंक्तियाँ। आओ प्रतिज्ञा लें, आओ प्रतिज्ञा लें, कर्तव्यों का पालन करेंगे, पर स्वयं से ना मुख मोड़ेंगे, ना स्वयं से मुख मोड़ेंगे, ना स्वयं को और ना किसी और को तोड़ेंगे, ना स्वयं को और ना किसी और को तोड़ेंगे, एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगे, आशावादी स्वर गूंजे सदा, नारी हूँ ना हारी हूँ ना हारूंगी। बहुत ही बढ़िया, और एक तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी एक कहानी, और मैं समझती हूँ हर महिला की ये कहानी है। बिल्कुल। कई बार हम दूसरों की वजह से हार जाते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं ये करूँगी तो मेरे परिवार का नाम बदनाम हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, फिर वही बात आ जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। हाँ। पर कहीं ना कहीं अगर आपका दिल साफ है, आप सही राह पर हैं, तो मैं समझती हूँ धीरे धीरे करते हुए लोगों को आपकी वैल्यू होने लगती है। बिल्कुल, आत्मप्रेम बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को प्रेम नहीं करते हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं दूसरे आपको प्रेम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है। और आपने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सुरीति जी कि आपने हिंदी के क्षेत्र में अब तक कौन कौन से कार्य किए हैं? जी, हिंदी के जब कोरोना आया था, एक तरह से हम लोगों के लिए, लेखकों के लिए जो बहुत एक तरह से अवसर था ऑनलाइन कार्यक्रम करने का, क्योंकि जिंदगी रुक गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कोरोना काल जो था, हाँ, वो सृजन का एक सृजन और एक कैसे कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हाँ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नया मोड अपनाना था, नई चीज़ों को अपनाना था, नई तकनीकियों को अपनाना था। तो बिल्कुल वहाँ से, क्योंकि हम बहुत दूर हैं, अपने देश से दूर हैं, वो हमारे लिए एक स्वर्णिम, कोरोना काल स्वर्णिम कार्य था सृजन का। बिल्कुल बिल्कुल, सृजन का काल था। सही बात।
क्योंकि उस वक्त हमने बहुत ऑनलाइन कार्यक्रम किए। सही। उसी दौरान मैंने विश्व बंधुत्व सेतु जो है पटल, उसकी शुरुआत की जी। कई बार आप भी जुड़ी हैं। बिल्कुल, आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को जरूर बताएं कि ये पटल क्या है। विश्व बंधुत्व सेतु हमने कोरोना काल में शुरुआत की थी और इसमें हम वीडियो के माध्यम से वीडियो मंगाते हैं 2 या 2.5 मिनट का, उसको फिर एक साथ 3 घंटे का कार्यक्रम, 2 घंटे का कार्यक्रम भी होता है जी। वो विभिन्न हिंदी पर भी हो सकता है, उसमें आयु बंधन नहीं है। हाँ। ना ही विषय का बंधन है, ना ही ये बंधन है कि आप केवल कविता पढ़िए। उसमें सांस्कृतिक कोई भी आप नृत्य भी कर सकती हैं। एक विषय होता है जैसे हिंदी का है, नृत्य भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है, आप किसी और विधा में अपने आप को व्यक्त कर सकती हैं, वो भी आप कर सकती हैं। तो उसको हम विश्व बंधुत्व सेतु पर उसका प्रसारण होता है, क्योंकि लोगों को बहुत आराम रहता है कि वीडियो कभी भी अपने सुविधा अनुसार बनाकर और उसको पोस्ट कर सकते हैं। सही बात है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, हम बच्चों के लिए शिक्षा मंच जो है उसका भी करते हैं, महिला काव्य मंच है और बच्चों के लिए बाल मंच है, शिक्षा मंच और वरिष्ठ नागरिक मंच। ये तीनों इकाइयों को मैं देखती हूँ मॉरिशस से और जिसमें बहुत अच्छा लगता है कि बहुत छोटे बच्चे पूरे विश्व से जुड़ते हैं। जी जी। और सुरीति जी, आज के समय को लेकर हम जब बात करते हैं, जैसे हमने देखा है कि आजकल तो आधुनिकीकरण इतना आगे बढ़ चुका है, तो आपने उस समय से शुरुआत की जब आप कलम से लिखती थी और आज हम देखते हैं कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, कई सारे व्लॉग्स आ गए हैं, ऐसी कई सारी फैसिलिटीज हो गई हैं जहां पर हमारा काम बहुत ज़्यादा मात्रा में सरल हुआ है। तो आपको ये परिवर्तन में क्या आपने सीखा है और क्या आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है? मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं मनोविज्ञान की छात्रा रही हूँ, आज भी कहा जाता है कि जब आप लिख कर कुछ काम करते हैं उस पर आपका फोकस ज़्यादा आप कर पाते हैं बजाय कि आप टाइप करके जो करते हैं। सही बात, सही बात। वो इमोशनली आप जुड़ते हैं जब लिख कर। आज की तारीख में भी मैं पसंद करती हूँ, अगर कोई PDF आया है किताब का तो मैं उसको प्रिंट आउट निकलवा कर किताब के रूप में उसको ला कर तब मैं पढ़ती हूँ। वो ज़्यादा आसान भी हो और उसमें क्या है, आप फोकस कर पाते हैं। सही बात। देखिए, अगर आप मोबाइल पर अभी खोलते हैं और आपने कोई PDF शुरू किया पढ़ना, वो तो यह स्क्रॉल आगे पीछे होकर पेज इधर उधर हो जाता है, या अचानक से कोई वीडियो खुल गया, आपने एक रील देखनी शुरू की, आप रील ही देख रहे हैं 4 घंटे तक, मतलब आपको पता ही दिमाग नहीं। डाइवर्ट हो गया। इसलिए आज भी कह सकते हैं कि कृत्रिम मेधा, जिसे आप AI कहते हैं, कृत्रिम मेधा को हमारी मनुष्य की मानवीय मेधा ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, ना कि कृत्रिम मेधा ने मनुष्य को बनाया है। तो आज भी AI के युग में भी जो मानवीय मस्तिष्क है वो सर्वश्रेष्ठ है, मानव मस्तिष्क सर्वश्रेष्ठ है। कृत्रिम तो कृत्रिम ही होता है। सही। अगर आप मोबाइल पर एक फाइल, अगर आपका मोबाइल का डाटा चला गया या कंप्यूटर लैपटॉप का, आपका सब सफा, मोबाइल क्रैश हो गया तो मतलब मान लीजिए सारा कुछ चला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने मोबाइल के कितने नंबर याद हैं, कभी कभी नहीं याद होते, कभी कभी कहाँ। अभी तो आज के समय में सभी के नाम से हम जानते हैं उनको। कई बार ऐसा होता है कि अगर मोबाइल घर पर छूट गया तो किसी को कांटेक्ट करना है तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम याद कैसे करेंगे नंबर्स को। बिल्कुल। इसलिए हमेशा जो आप लिख कर करते हैं, इसलिए डायरी आज की डेट में भी मेरी अलग अलग डायरी मैंने मेंटेन की है, कौन से मेरे सृजन के लिए है, कौन से मेरी कक्षाओं के लिए है, क्योंकि उससे सुविधा क्या होती है, आप फोकस्ड रहते हैं, आप अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। मोबाइल एक डिस्ट्रक्शन भी है। आप चाहते तो थे ये PDF पढ़ने के लिए या ये काम करने के लिए, आपने नोटपैड पे किया, लेकिन उसी वक्त कुछ हुआ, ऐसे स्क्रॉल हो गया, आपका कोई वीडियो आ गया और आप देखने बैठ गए। देखते देखते ही आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन से आप कहाँ डायरेक्शन क्या लिंक टूट गया और आपका बिल्कुल आपका ध्यान। और जब हम लेखनी की बात करते तो मैं समझती हूँ उसकी एक कनेक्टिविटी बनना, उसके साथ एक भावना जोड़ना, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आज की डेट में भी अगर मुझे कोई कहे मैं कलम और कागज पर लिखना, कलम ज़्यादा पसंद करती हूँ। कलम कागज मेरे पास होने चाहिए। तो वो जो पुरानी जो चीजें थी, आज भी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है बहुत ज्यादा मायने रखती है। आज भी मैं सभी को कहना चाहती हूँ, जब आप कोई काम करना चाहें तो कोशिश करें मोबाइल आप किनारे पर रख दें। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन मोबाइल कैसे कहते हैं कि उसका एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेज ज्यादा हम समझते हैं, क्योंकि आप नहीं जान पा रहे, एकदम स्क्रॉल करते कोई भी सामने आ गया। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम काम कुछ कर रहे होते हैं और मोबाइल के हाथ में अगर कोई भी ऐसी चीज खुल जाती है तो फिर हमें ये याद रखना कि हम कर क्या रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं समझती हूँ ये समस्या हर घर की है। मॉरिशस पर आपने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं तो हमारे श्रोताओं को ज़रूर आप अपने वचनों से हमें सुनाएं।
भारत मेरी जन्मभूमि है, मॉरिशस मेरी कर्मभूमि है। जी। तो पानी के पिंजरे ये हाँ। इस पुस्तक की पहली ही कविता जी। मॉरिशस पर है। जी जी। इंद्रधनुषी संस्कृति सुंदरता है करती खुद ही जहाँ अपना गुणगान, इंद्रधनुषी संस्कृति का मॉरिशस करता सम्मान। पर्वतमालाएं दूर दूर हैं, समाधिस्थ समगिरी यहाँ, गिरी सागर का अद्भुत संगम, सौंदर्य देवी की कृपा जहाँ। रामायण की आस्था यहाँ लिए आए थे मजदूर, शोषण सहने को किया शासकों ने मजबूर, कि पत्थर उल्टो मिल जाएगा सोना, स्वप्न टूटे सारे हो गए सभी अपनों से दूर। जिए गुलामी की जंजीरों के लिए सदा, अपमान के घूंट विवश हो सदा, लेकिन नहीं छोड़ी जिजीविषा की राह, संकल्प शक्ति लेकर जिए सदा। सुंदरता है करती खुद ही जहाँ अपना गुणगान, इंद्रधनुषी संस्कृति का मॉरिशस करता सम्मान। मन की नई तरंगों का बिगुल बजा रहा, बीत गई मानसिक गुलामी की सजा, आज़ादी की हवा का नशा था विचित्र, पूर्वजों के संघर्ष का फल नई पीढ़ी ने चखा। चारों ओर बजने लगे मृदंग झाल, बीत गए देखिए कई साल, हो बधाई विकास यात्रा की, हो मुबारक ये साल। सुंदरता है करती खुद ही जहाँ अपना गुणगान, इंद्रधनुषी संस्कृति का मॉरिशस करता सदा सम्मान। बहुत ही बढ़िया। और इस इंद्रधनुषी संस्कृति के साथ हमारे कई ऐसे रंग जुड़े। और सुरीति जी, आपको हमारी पूरी टीम की ओर से हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी रत्ना जी, मेरे श्रोताओं को, दर्शकों को, सभी को सम्मान, सभी को प्यार, और जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप में खुश रहिए। चलिए, और इसी के साथ आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर सुरीति रघुनंदन, हमारी सभी प्रोडक्शन टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे, दर्शकों का धन्यवाद देना चाहेंगे। और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को उड़ान की एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। Gama